नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अंसार में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने एक और न्यू वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम किस तरीके से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। आप अगर किसी को ब्लड डोनेट करने जाते हो कहीं हॉस्पिटल में, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इनका जो कि इनके पास में इक्विपमेंट होते हैं वो क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, ये लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बारे में हम हमारे पास में यहाँ पे कुछ पेशेंट भी है, तो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनेशन किया जाता है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास में एक भैया हमारे पास में है अभी। तो सबसे पहले तो भैया आप अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मनीष सैनी है, नर्सिंग स्टाफ हूँ। आप अपना हॉस्पिटल का नाम बताइए। हॉस्पिटल ये तो सत्यम हॉस्पिटल है, और जो ब्लड बैंक है वो फुलेरा ब्लड सेंटर के नाम है। अच्छा, तो सर सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि जो ब्लड डोनेशन होता है ये क्यों जरूरी है, इससे क्या क्या हमारे को बेनिफिट है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है। देखो क्या होता है कि ब्लड डोनेशन सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है कि ये वैसे मिलता नहीं है जल्दी से। अगर डोनेशन किया हुआ होता है, स्टोरेज रहता है ब्लड का, तो किसी टाइम पे किसी भी पेशेंट को जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो वो उसको उसी टाइम पे अवेलेबल हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। ब्लड डोनेशन के बाद में फिर उसको फिल्टर करना पड़ता है, उसके बाद में टेस्ट लगाना पड़ता है, टेस्ट लगा के और क्रॉस मैच का जो प्रोसीजर होता है। तो अगर ब्लड स्टोरेज रहेगा, टेस्ट हुआ रखा रहेगा, तो उसको ईजिली अवेलेबल हो सकता है पेशेंट को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया सर ने कि अगर आप ब्लड डोनेशन करते हो तो ब्लड क्या करते हैं ये लोग स्टोर करके रखते हैं, जो कि ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा जाता है इनको। उसके बाद में आपको जब भी ब्लड की अगर आवश्यकता पड़े इन फ्यूचर, तो आप वहाँ से जाके इंस्टेंटली ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में सर आप हमारे को ये बताइए कि आप जो ब्लड डोनेशन करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, उसके अंदर आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हो। देखो इसमें बैग होते हैं, डबल ट्रिपल जो बैग होते हैं इसमें प्लाज्मा उसमें जो फिल्टर करके अपन निकालते हैं। इसमें बैग होते हैं जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट वगैरह आते हैं। ये इस बैग में एक एंटीकोगुलेंट आता है CPD के नाम से, जिसके फुल फॉर्म होते हैं सिट्रेट फॉस्फेटडेक्सट्रोज। उसके बाद में ये एंटीकोगुलेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड अपन जो लेते हैं वो उसका जो थक्का नहीं जमे, इसलिए एंटीकोगुलेंट होता है। उसके बाद में इसमें सेगम होता है, जिससे उसकी 7 डेज एक्सपायरी बढ़ जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें सेगम आता है जिसकी होती है सैलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटोल। तो ये बैग होता है जो अपन जिसमें कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक ट्रिपल बैग होता है जो जब RDP की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको लेते हैं अपन, जिसमें RDP बनाते हैं। ये तो और भी होते हैं बैग, लेकिन अपने पास क्या है ज़्यादातर डबल बैग ही यूज में लेते हैं। अगर RDP, क्योंकि RDP की जो प्लेटलेट जिसको बोलते हैं उसकी स्टोरेज 5 डेज होती है, तो वो अगर नीड होती है तो ही उसको लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते, क्योंकि फिर वो एक्सपायर हो जाती है बिना मतलब, तो वो वेस्ट नहीं करते। अगर ज़रूरत होती है तो ही लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के ये ब्लड बैग होते हैं। इन बैग्स के अंदर आपका जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है। तो सर आप ये बताइए कि ये जो ब्लड बैग होते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस क्राइटेरिया के आधार पे आप ब्लड बैग का सिलेक्शन करते हो कि ये ब्लड बैग इस व्यक्ति के लिए, इस पेशेंट के लिए आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद देखो ये 450 450 ml का बैग होता है, एक 350 ml का भी होता है। जो फीमेल्स होती है ना, वो उनके लिए 350 ml का बैग यूज़ करते हैं, और जिनका 45 से 50 के आसपास वेट होता है, 55 तक वेट होता है, उनको 350 ml का बैग यूज़ करते हैं। बाकी जो डोनर का वेट 60 या 55 से अबव होता है उसको 450 बैग का यूज़ करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लड बैग है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा कि ये जो ब्लड बैग है ये 2 तरीके के ब्लड बैग होते हैं। जो पहला ब्लड बैग होता है ये 350 ml का होता है, और जो दूसरा ब्लड बैग होता है वो 450 ml का होता है। ये अपनी जो बॉडी होती है, बॉडी वेट के हिसाब से अपन इसको मेजर करते हैं, इसका कलेक्ट करते हैं कि आपको मैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो अगर लेस देन अगर आपका 45 kg अगर आपका वेट है तो आप 350 ml का जो बैग है सर 45 से नीचे नहीं, तो 45 से अबव होना चाहिए। तो उसमें सर कितना कौन सा ब्लड 45 से 55 के बीच में जो वेट होता है ना मेल का,
तो उसमें अपन 350 लेते हैं, और जो फीमेल होती है उसका वेट चाहे कितना भी हो उसको 350 ही लेते हैं, चाहे 60-70 जितना भी हो। फीमेल्स के लिए 350 बैग होता है, मेल के लिए 450 होता है। तो इसमें बॉडी वेट सिर्फ मेल के लिए ही है। अगर जैसे किसी मेल का 55 से कम है, वेट 50 या 45 से अब है और वो देने की इच्छुक है, ब्लड डोनेट करना चाहता है वो, तो उसके लिए 350 होता है, ताकि उसको जो ब्लड देने के बाद में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो। क्योंकि जो अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। बॉडी वेट का 8% जो होता है अपनी बॉडी में ब्लड। अगर जैसे किसी का वेट कम होता है, 55 से कम होता है, तो अपन उसका 350 ml ही लेते हैं, ताकि वो वीकनेस ज़्यादा नहीं हो। एक साथ जब ब्लड अपन बॉडी से ब्लड कोई फ्लूइड लॉस होगा, ब्लड निकलता है, तो एकदम से वीकनेस आती है। तो अगर अपन किसी का वेट कम है और उसका अगर 450 ml ले रहे हैं, तो उसको वीकनेस की दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या 350 ml ब्लड लेते हैं उसका, अगर किसी का वेट कम होता है। तो सर ने आपको बताया बिल्कुल अच्छी तरीके से। सर आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, डोनेशन है, करने से पहले कौन कौन सी जो बेसिक जांचें होती है, जो कौन कौन सी जांचें होती है जिनको करना चाहिए? देखो, इसमें सारी चीज़ें पहले तो सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि भाई कुछ भी मतलब बिना भूखे पेट नहीं देना चाहिए ब्लड, क्योंकि वैसे ही भूखे पेट रहते हैं तो वीकनेस रहती है। तो खाना वाना खाया हुआ होना चाहिए, या फिर नाश्ता हल्का नाश्ता किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा अगर जैसे कोई डोनेट करता है, जो रेगुलर डोनर होता है, तो उसको 3 महीने का अंतराल होता है, कम से कम उसको 3 महीने होने चाहिए ब्लड दिए हुए। उसके बाद में अगर कोई टेबलेट वगैरह ले रहा हो, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी, या फिर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो साल भर में, किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या किसी भी तरह की दवाई चल रही हो, या किसी भी मतलब एकदम फिट होना चाहिए, किसी भी तरह की मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहा हो। तो आपको सर ने बताया कि बिल्कुल एक तरीके से जो पेशेंट है वो बिल्कुल पूरा मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद में अगर उसने कुछ एंटीबायोटिक अगर डोनेशन से पहले ले रखी है तो वो भी आपको नहीं लेनी है, आपको थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है आप जब डोनेशन करने जा रहे हैं उससे पहले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर ने आपको बताई है। तो सर आप एक बार थोड़ा सा ये भी बताइए कि जो डोनेशन है वो मेल और फीमेल के अंदर ये कितना टाइम का क्राइटेरिया होता है? कि हाँ, जो मेल होता है ना उसमें अपन 3 महीने का रखते हैं, और जो फीमेल होता है उसमें 4 मंथ का होता है। जो फीमेल है हर 4 मंथ के बाद में डोनेशन कर सकती है, और मेल हर 3 मंथ में। और सर इसके अंदर ऐसा क्या होता है, इस जो ब्लड बैग है इसके अंदर ये जो ब्लड बैग कलेक्शन करते हैं, वाइल में क्यों नहीं कर सकते? वाइल में तो करते हैं ना अपन, ये वाइल में सैंपल के लिए रखते हैं। इसमें ईडीटी होता है, ये एंटीकोगुलेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। इसमें ईडीटी एंटीकोगुलेंट आता है, इसमें सीपीडी एंटीकोगुलेंट आता है। इसमें लिखा हुआ भी होता है, जो और क्वांटिटी भी लिखी हुई होती है कि कितना आता है। इसमें परसेंट वो 100 ml में 14% के हिसाब से एंटीकोगुलेंट रहता है। और ये सेगम रहता है जो उसकी जो एक्सपायरी बढ़ाता है। वैसे 35 डेज होती है, जो अपन जो ब्लड बैंक में जो ब्लड लेते हैं ना उसकी 35 डेज होती है। लेकिन क्या है, ये सेगम आता है 100 ml, उसको अपन उसमें मिक्स करते हैं ना, उसके बाद में उसकी 7 डेज एक्सपायरी एक्सटेंड हो जाती है। मतलब अपन 42 डेज तक उसको ब्लड बैंक में स्टोरेज करके रख सकते हैं। जो ब्लड है उसको 42 डेज तक अपन रख सकते हैं स्टोरेज करके, सेगम मिलाने के बाद में। अगर सेगम अगर मिक्स नहीं करते हैं तो अपन उसकी जो एक्सपायरी होती है वो 35 डेज ही रहती है। इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो अब हम आप लोगों को थोड़ा सा लाइव करके भी यहाँ पे दिखाएंगे। सर हमारे साथ में हैं, सर हमारे को बताएंगे थोड़ा सा लाइव करके। हमारे पास में पेशेंट भी है अभी, तो वीडियो के अंदर बनी रही है आप लास्ट तक। आप बोलो थोड़ा। ये एल्कोहल स्वैब है ना, इससे अपन क्लीन करते हैं। पहले जो साइड होती है ना उसको इनर टू आउटर क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद में तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पंचर साइड होती है उसको हम क्लीन करते हैं। जो क्लीन करने का प्रोसेस है वो इनर टू आउटर साइड में होता है, यानी बाहर से हम अंदर से हम बाहर की ओर इसको क्लीन करते हैं। आराम से रख लो, ऐसे बोलो, आराम से रख लो।
इसके बाद में थोड़ा टर्निकेट को अपन यूज कर देंगे ताकि ज़्यादा प्रेशर नहीं रहे। आप बॉल ऐसे आराम आराम से प्रेस करते रहो। उसके बाद जो है ना इसको मिक्स करना पड़ता है एक बार, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट होता है ऑलरेडी। अगर अपन इसको मिक्स नहीं करेंगे तो जो ब्लड आता है ना वो क्लॉट हो जाएगा, ब्लड जम जाएगा। हाँ, वो क्लॉटिंग हो जाएगी। अगर इसमें क्लॉट रहेगा, अगर ब्लड में बैग में अगर क्लॉट रहेगा और उसके बाद में अपन अगर किसी पेशेंट को अगर देते हैं ना तो वो क्लॉट उसकी उस बॉडी में भी जा सकता है। इसलिए इसको बीच बीच में मिक्स करते रहना चाहिए। ब्लड बैंक में तो क्या है वो झूलने वाली मशीन होती है, कैंपों में तो क्या है इनसे करना पड़ता है, तो अपने को हाथों से ही ऐसे मिक्स करना पड़ता है बैग को आराम आराम से। अगर अपन ज़्यादा तेज भी अगर हिलाएंगे तो जो आरबीसी है ना वो उनको टूटने का वो रहता है, हीमोलाइज हो जाएगी। हाँ, हीमोलाइज हो जाएंगे वो। इसलिए अपन को ओनली ऐसे नॉर्मली ऐसे ऐसे ही मिक्स करके और वापस रख देना। और सर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम कितना होता है, डोनेशन का पूरा टाइम कितना होता है, कितने टाइम में पूरा, कितने टाइम में देखो पूरा? जो डोनेशन होता है ना उसका जो 5 से 7 मिनट का होता है नॉर्मल टाइम। अगर उससे ज़्यादा अगर टाइम लगेगा किसी डोनेशन में तो जो निडल है वो उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी। जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो 3 से 8 मिनट का होता है नॉर्मली। तो अगर इसलिए 5 से 7 मिनट के अंदर डोनेशन अगर हो जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। अगर अदरवाइज नहीं होगा, स्लो आ रहा है किसी के थिन वेन है, तो वो जो निडल होती है उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और सर थोड़ा सा आप ये बोलना चाहोगे हमारे सब्सक्राइबर्स को कि आपको डोनेशन करना चाहिए, देखो डोनेशन उसके बारे में? देखो डोनेशन करना चाहिए। डोनेशन करने से जो डोनेशन करता है उसको भी फ़ायदा रहता है। कैसे सर? बॉडी देखो कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी, शुगर, जो भी चीज़ें, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ज़्यादातर जो बीमारी होती है अपने ब्लड के अंदर ही होती है। तो अगर अपन डोनेट करते रहेंगे तो जो किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की आवश्यकता रहती है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और अपनी बॉडी भी अच्छी तरीके से काम करती रहेगी बढ़िया। और क्योंकि जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो जो पुरानी सेल्स होती है वो निकलते रहती है, अपनी बॉडी नया ब्लड बनाती है। तो जो नया ब्लड बनेगा, नई आरबीसी बनेगी, जो बीमारियों से जो लड़ने की कैपेसिटी जो WBC में रहती है तो वो नई सेल्स बनेगी तो अच्छी रहेगी वो। और जो अपन ब्लड डोनेट करते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो भी सही हो जाता है। तो दोस्तों सर ने आपको बता दिया कि डोनेशन क्यों करना चाहिए और आपको भी डोनेशन करना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी अगर डोनेशन का, ब्लड बैंकिंग का अगर कैंप लग रहा है तो वहाँ पे जाके आप डोनेशन कर सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।